एग्रो ज्ञान क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ प्रमोद बेनीवाल। आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल का जो निर्माण है, जो फॉर्मेशन है, वो जेट की तैयारी के लिए किया गया है। आपने मेरा प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर, आपने 2 वीडियो लेक्चर देखे थे, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले जेट जो है उसके बायोलॉजी पार्ट के अंदर जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और पूरा डिटेल आपको दिया था। उसके बाद मैंने आपको कोशिका या जो सेल है उसके बारे में आपको बताया था। उसकी आपको प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल की, उसके बारे में बताया था। कुछ हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, जो ऐतिहासिक बातें हैं, किस साइंटिस्ट ने किस प्रकार से कोशिका सिद्धांत दिया, किसने कोशिका की खोज की, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम इसी कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी वाला जो पार्ट है उसके पार्ट 3 को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जिसके अंदर देखिए, अगर आपने देखा था कि अगर कोई भी बॉडी होती है, शरीर होती है, उसकी यूनिट ऑफ लाइफ यानी हम कह सकते हैं कि जो जीवन का आधार यूनिट, जीवन की इकाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, जिसे हम सेल या कोशिका कहते हैं, उसी कोशिका के अंदर मैंने आपको बताया था। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, देखिए अगर हम बात करें किसकी, कि सेल की स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के आधार पर जो सेल होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरी जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यानी अगर हम सेल के डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर, ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें, तो सेल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो किसमें पाई जाती है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है। इनके अंदर मैंने आपको ऐसी यू बैक्टीरिया जिसको आप कहते हो, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कवक की यानी फंजाई की, अगर हम बात करें किसकी, प्लांट की यानी पादपों की, या अगर हम बात करें एनिमल यानी जंतुओं की, तो इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो बहुत ही विकसित डेवलप्ड सेल्स होती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उनको करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकाएं पाए जाते हैं। देखिए कवक की जो है उसकी हम बात नहीं करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारा जो बायोलॉजी वाला पार्ट होता है वो मेनली 2 चीजों से मिलकर बनता है, प्लांट और एनिमल्स। तो मैं आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स यानी प्लांट सेल की बात करेंगे और एक एनिमल सेल्स की बात करेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या उसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है, उन्हीं को समझाने के लिए हम आज प्लांट और एनिमल सेल जो है उनके दोनों के डायग्राम को पैरेलल लेंगे, एक दूसरे के पैरेलल में बनाकर हम उन दोनों के अंदर कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्लांट सेल की, पादप कोशिका की। तो देखिए प्लांट सेल का यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, देखिए प्लांट सेल जो होती है उसका जो आउटर मोस्ट जो उसकी कवरिंग होती है, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी क्या कहते हैं उसे, सेल वॉल कहते हैं। यानी प्लांट सेल जो होती है उसकी जो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद देखिए कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो नेक्स्ट जो हम कवरिंग बना रहे हैं, नेक्स्ट जो कवरिंग है उसे हम कह सकते हैं कि वो होती है कोशिका झिल्ली, यानी कि हम कह सकते हैं उसे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसे, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली उसे कहा जाता है। देखिए कोशिका भित्ति तो होती है सिर्फ प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कि सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और इसका काम होता है कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ प्रवेश करेंगे, कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर जाएंगे, उन सभी को जो कंट्रोल या नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है और उस लिक्विड को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब आपको बता देता हूं कि अगर बात करें कि प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है, तो वो होती है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका। तो देखिए ये है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका।
अब आप सोचेंगे कि सर ये रिक्तिका या वैक्यूल्स का कार्य क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिक्तिका या जो वैक्यूल होती है इसका जो कार्य होता है वो अलग अलग या डिफरेंट होता है। कैसे? देखिए, जैसे वैक्यूल्स का काम या रिक्तिका का काम स्टोरेज यानी संचय करना, चाहे वो पोषक पदार्थ हो चाहे वो उत्सर्जी पदार्थ हो, वो हो सकता है। अगर ये रिक्तिका होती है ये जल नियमन का काम भी करती है। अगर ये जल नियमन का काम करती है तो इसे संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन होती है तो ये उत्प्लावन यानी बायोन्सी का काम करता है। जलीय पादपों के अंदर वैक्यूल्स जो होती है वो ऑक्सीजन का स्टोरेज करती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जलीय पादप जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी कोशिका होती है उसके किसी भी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये हमने बनाया है इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक वाला पार्ट। उसके बाद देखिए कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक हम कह सकते हैं यहाँ पर पाई जाती है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कि हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये कोशिका का अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन का काम करती है। साथ के अंदर इस कोशिका या अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। उसके बाद केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिका डेवलप होती है तो इसमें वेरियस फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे आपको पता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए यहाँ पर क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक भी इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इन सभी स्ट्रक्चर्स के बाद की बात करें, डिटेल बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की बात हमने की, अंतःप्रद्रवी जालिका की बात की, राइबोसोम की बात की। अगर यहाँ इस कोशिका से किसी पदार्थ का सिक्रीशन करना है तो यहाँ पर मिलेगी आपको गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है कि किसी भी कोशिका से किसी पदार्थ का अगर सिक्रीशन करना हो तो यहाँ पर क्या मिलेगी? गोल्जी बॉडी। ये तो बात है किसकी? प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। अब बात करेंगे हम किसकी? एनिमल सेल। देखिए, ये मैंने इसको इस प्रकार से बनाया। तो प्लांट सेल जो होती है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग शेप हो सकती है, ठीक है ना? स्फेरिकल भी हो सकती है, एंगुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है, किसी प्रकार से ओवल शेप भी हो सकती है। तो मैंने ऐसे बनाया इसको। तो आप यहाँ पर देखिए, अब एनिमल सेल की बात करें तो ये मान लीजिए एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। तो एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है उस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो देखिए, अगर जंतु कोशिका की बात करें तो एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो पहला डिफरेंस आपके सामने आ चुका है कि पादप कोशिका के अंदर तो कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेकंड, यहाँ पर देखिए, मैंने बताया किसी भी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि केंद्रक है, यहाँ पर भी केंद्रक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो पेरिफेरल पोजीशन में होता है यानी परिधीय अवस्था के अंदर होता है, जबकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पोजीशन के अंदर होता है। सेकंड डिफरेंस। तीसरी बात, यहाँ पर वैक्यूल देख सकते हो आप, बहुत बड़ी आपको वैक्यूल है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर वैक्यूल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तीसरा डिफरेंस। चौथी बात देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी तो यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित है, ये कॉमन बात है। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो जंतु कोशिका के अंदर भी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कोशिकीय श्वसन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। और वैसे ही यहाँ पर राइबोसोम था तो वैसे यहीं पर भी क्या होगा? राइबोसोम होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर गोल्जी बॉडी है तो इसके ऊपर भी क्या होगी? ये देखिए गोल्जी बॉडी होती है। लेकिन अगर चौथा डिफरेंस की बात करें, फिफ्थ डिफरेंस की बात करें, फोर्थ या फिफ्थ की, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट प्रेजेंट होता है पादप कोशिका के अंदर क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है, जबकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता किसके अंदर? जंतु कोशिका के अंदर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफिक यानी वो विषम कोषी होते हैं क्योंकि वो अपने फूड का सिंथेसिस नहीं कर सकते।
जहां पर इस प्रकार से साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है। जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रियोल भी होती है जो कि कोशिका विभाजन का काम करती है, तारक के अंदर जिसको बोलते हैं, जबकि यहाँ पर सेंट्रियोल का क्या होता है, अभाव होता है। उसके बाद देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जिस प्रकार से अगर ये कोशिका भित्ति है वहां पर एब्सेंट है, तो आपको नोट्स के डिस्क्रिप्शन में एक बात बताई गई है प्रोटोप्लास्ट, कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। अगर हम किसी भी सेल से कोशिका भित्ति को रिमूव कर दें, हटा दें, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। यानी अगर आप पादप कोशिका से अगर इस कोशिका भित्ति को हटा दोगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो पादप और जंतु कोशिका का डिफरेंस भी मैंने बताया। अगर आपको किसी भी कोशिका की स्ट्रक्चर या स्टडी करनी है तो आपको नोट्स के डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हम कोशिका के आवरण की बात करते हैं, सेल कवरिंग, यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म की। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस कोशिका के अंदर जितने भी फंक्शन है उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि गोल्जी बॉडी, जैसे कि वैक्यूल्स, जैसे कि सेंट्रियोल, जैसे कि राइबोसोम, इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स की हमें क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है। तो आज जो हम साइटोलॉजी वाले पार्ट की बात की तो आपने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की बात की। उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस की बात करें तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो लेस डेवलप्ड सेल्स होती है, यानी उसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग नहीं होता किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं था, यहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, क्योंकि मैंने बताया कि जंतु हो या प्लांट, यानी कि दोनों के अंदर, पादप या जंतु दोनों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट केंद्रक होता है, वहां पर केंद्रक नहीं होता, वहां केंद्रक काम होता है, फाल्स न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये डिफरेंस भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज की बात करें तो उसका साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये तो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस की बात थी। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की बात करें तो वो भी हमने कंपैरेटिवली स्टडी कर लिया। लेकिन अब जो अगर हमें साइटोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है तो हमें पर्टिकुलर एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना पड़ेगा कि सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर भी हमें पढ़नी पड़ेगी, कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर भी हमें पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकाएं होते हैं उन सभी की हमें डिटेल स्टडी हमें करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स को लेकर हम स्टडी करेंगे। एग्रो ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और पिछले कुछ दिनों से हमारा वीडियो लेक्चर मेरा नहीं आ पाया, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ पर्सनल वर्क की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया।